बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मारवान, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे चैप्टर 18 और चैप्टर 18 के अंदर हमने जो पोर्शन कवर कर लिया था उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में हमने ये बात सीखी कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक टू बैक पीएन जंक्शंस के दो इकट्ठे पीएन जंक्शंस अगर हम जोड़ दें तो वो ट्रांजिस्टर है। अब लास्ट टाइम हमने जब ट्रांजिस्टर के टॉपिक पे पढ़ रहे थे तो हमने बेस को कॉमन रखा था। मतलब जब हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की थी तो बाइसिंग करते वक्त दो जंक्शन बनाए थे, एक बेस एमिटर का और एक बेस और कलेक्टर का। तो वहाँ पर बेस कॉमन का रोल प्ले कर रही थी। मैंने वहाँ पर यह भी आपको समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बेस कॉमन हो, हम एमिटर को भी कॉमन रख सकते हैं, मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सबसे पहले तो हमें एम्पलीफायर का पता होना चाहिए ना, व्हाट इज़ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल को सिर्फ एनलार्ज करती है। इनपुट सिग्नल को एनलार्ज करने से मुराद ये है कि आपको लेट्स से ये कोई सिग्नल गिवन है, आप इसको एम्पलीफायर में से पास करें, एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ाते वक्त वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, मतलब जितनी लेंथ यहाँ पर है वो रहेगी, सिर्फ हाइट ऑफ द सिग्नल में फ़र्क आएगा। हाँ, एक चीज़ और जो मुमकिन है हो सकती है कि एम्पलीफायर सिग्नल को यूँ एम्पलीफाई कर दे, या दूसरा तरीका है कि एम्पलीफिकेशन का कि वो उसी सिग्नल को एम्पलीफाई तो करे लेकिन साथ उसको इन्वर्ट भी कर दे। तो ये नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफिकेशन है और ये इन्वर्टेड एम्पलीफिकेशन है। तो हम जो ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इसके अंदर हम देखते हैं कि इन्वर्टेड एम्पलीफिकेशन है। एम्पलीफिकेशन वर्ड का मतलब होता है जस्ट एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। वेव की नोट में कोई चेंज नहीं आएगा। नोट से मुराद आपने जिस तरह का साउंड सिग्नल प्रोवाइड किया उसी तरह का साउंड सिग्नल रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज़, वेवलेंथ के अंदर देयर इज़ नो चेंज, फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं, बिकॉज आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं ना। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वेव की हाइट कह लें वो चेंज होगी। और एक चीज़ मुमकिन है और वो ये कि इस केस में जो हम केस पढ़ रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इसमें सिग्नल इन्वर्ट हो जाता है। सिग्नल इन्वर्ट होने का मतलब जहाँ पर क्रस्ट है वहाँ पर ट्रफ आ जाएगा, और जहाँ पर ट्रफ होगा ऑब्वियसली वहाँ पर क्रस्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया एम्पलीफिकेशन किसको कहते हैं। व्हाट इज़ एम्पलीफायर, हैव यू एवर सीन इट? यस, आपने एम्पलीफायर देख रखा है। हमारे जितने भी म्यूज़िक साउंड सिस्टम्स हैं, इन साउंड सिस्टम्स के अंदर एम्पलीफायर ही तो लगा होता है जो कि इतनी ऊंची आवाज़ हमें सुनाता है, लाउडर साउंड। आप बेशक हल्का बोलें लेकिन आप वो माइक्रोफोन में आप बिल्कुल आराम से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपके सामने ऑडियंस बैठी है, वो सारी की सारी उस हॉल के अंदर सुन रही है। असल में उस आवाज़ को लाउड कौन कर रहा है? वो लाउड कर रहा है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन एक ही चीज़ है। डिवाइस एम्पलीफायर, प्रोसेस एम्पलीफिकेशन। सो सबसे पहले इसका सेटअप के अंदर यू मस्ट नो कि हम इसमें यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने जो ट्रांजिस्टर सेलेक्ट किया है, इट इज़ एन NPN ट्रांजिस्टर। मतलब N यहाँ पर N टाइप, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P जिसके अंदर होल्स, और N टाइप एक दफ़ा पे ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें एक्सेसिव होते हैं। इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, P टाइप में ट्रावेलेंट इम्प्योरिटी होती है लाइक एल्यूमिनियम, और पेंटावेलेंट में आपको एग्जांपल में हमने फास्फोरस, उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो नेक्स्ट चीज़, इस ट्रांजिस्टर को जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एमिटर, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एमिटर को एज ए कॉमन। मतलब लास्ट टाइम कॉमन क्या चीज़ थी? बेस। यहाँ पर अब की बार क्या है? कॉमन एमिटर है। मतलब दो जंक्शन बनेंगे, एक एमिटर बेस जंक्शन बनेगा और एक कलेक्टर एमिटर जंक्शन बनेगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड द एम्पलीफायर। वो यूज़ ट्रांजिस्टर ही रहा है, लेकिन पिछले टॉपिक के अंदर आपने बेस को कॉमन रखा था कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो दो जंक्शंस बनेंगे वो किस किस का होगा?
एक एमिटर बेस का और एक कलेक्टर एमिटर का। लेट्स सी कैसे का सेटअप है, मैं ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि सिचुएशन है किस तरह। सिचुएशन हमारे पास यूँ है कि सबसे पहले आप इसमें एक लगाएंगे डेफिनेटली एक ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ NPN ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन टेढ़ा करके लगाया, ठीक। यहाँ पर एमिटर है, यहाँ पर कलेक्टर है। ऑब्वियसली ये जो दरमियान वाली साइड होती है ये बेस है। तो ये आपने असल में ट्रांजिस्टर लगा रखा है। इस ट्रांजिस्टर को आगे आपने अटैच कर देना है बैटरीज के साथ। तो बेस साइड पर आपने लगा रखी है एक बैटरी, और उस बैटरी से पहले आपने एक करंट कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगानी है यहाँ पर। उसके बाद लगानी है एक बेस्ड वोल्टेज सोर्स, और यूँ इसको सर्किट में हमने यहाँ पर क्लोज करना है। सो बिल्कुल उसी तरह पैटर्न पे दो जंक्शन बना दें। अब मैं पहला जंक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। ये पहला जंक्शन है द जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस। यहाँ पर आप वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। ये वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करेगा, और इसको इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट्स अप टू यू, जो मर्ज़ी नाम दे दें। ये बेस के साथ बैटरी अटैच आप कर रहे हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इस बैटरी को हम नाम दे देते हैं वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप इसको कोई भी नाम दे दें। यहाँ पर हम इसको VBE कह देते हैं, द बैटरी दैट कनेक्ट्स बेस एंड एमिटर। तो इसमें पहला जंक्शन कौन सा बनेगा? इसमें पहला जंक्शन बनेगा बेस एमिटर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन। और ये बैटरी जो ये जंक्शन बनेगा, दिस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड। ये जंक्शन कौन सा होगा? दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। नेक्स्ट दूसरे जंक्शन की तरफ चलें। दूसरे जंक्शन में कलेक्टर और एमिटर का आपस में जंक्शन है, और कलेक्टर और एमिटर के जंक्शन के अंदर यहाँ से बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न पे, और यहाँ पर आप अटैच करेंगे बीच में एक इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर वो बैटरी लग जाएगी जो कलेक्टर के ऊपर आपने लगानी है। आप इसको VCC का नाम दे दें, VC का नाम दे दें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट डजेंट मैटर। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप उसके लिए नाम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम इस पूरे सेटअप को ग्राउंड कर देते हैं, और यहाँ पर आपने लगा दी एक आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस लगाने और इनपुट रेजिस्टेंस लगाने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये करंट को कंट्रोल करते हैं। अभी जब बायसिंग कंप्लीट हो जाएगी यू विल गेट द आइडिया कि करंट कंट्रोल करने से क्या मुराद है। करंट यहाँ पर कंट्रोल करने से मुराद ये है कि आपने अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे सेटअप को करंट प्रोवाइड किया, इसके अलावा और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट। ये आपके पास बैटरी है VC। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगाई आउटपुट रेजिस्टेंस, इसको RO का नाम दे दें। अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर आपने RC नाम देना है डजेंट मैटर। ये इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप जो चाहे नाम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस मैं सिंपल उसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी तक हमने इसको इनपुट सिग्नल नहीं प्रोवाइड किया। इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने से मुराद ये है कि मैंने अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एम्पलीफायर को ऑन किया। दो जंक्शन बनाए, एक बेस एमिटर जंक्शन है और एक कलेक्टर और एमिटर का जंक्शन है। दूसरा जंक्शन कौन सा है? इट इज कलेक्टर एमिटर जंक्शन। दो जंक्शन, एक बेस एमिटर और दूसरा कलेक्टर एमिटर।
बेस एमिटर, एमिटर फिर कलेक्टर एमिटर, फिर एमिटर। इसका मतलब यह हुआ एमिटर कॉमन के तौर पर यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ अंडरस्टूड एमिटर इधर भी अटैच है, एमिटर इस बैटरी के साथ भी अटैच्ड है, तो एमिटर यहाँ पर कॉमन का रोल प्ले करेगा। नाउ बायसिंग इज़ टोटली डन। जब बायसिंग कर ली तो अब हम बायसिंग के वक्त इक्वेशंस फाइंड करते हैं हाउ द सेटअप विल वर्क और एम्पलीफिकेशन के वक्त कैसे सेटअप वर्क करेगा। जब आपने सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, अभी फिर सुन लें कि ये जब आपने यूँ ड्रॉ कर के बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ एम्पलीफायर को ऑन किया है, उसको करंट प्रोवाइड कर दिया। जब आपने बोलना है और जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो आपने सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करना है इसको अक्रॉस दिस इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं इसको इनपुट, और इनपुट सिग्नल जो आपने प्रोवाइड किया वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करना है, और जो आउटपुट आपको मिलेगी वो आउटपुट आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगी। ठीक, ये हमने सिग्नल अगर प्रोवाइड किया तो आउटपुट हमें यहाँ पर, यहाँ से हमें आउटपुट इसके अक्रॉस मिलेगी। दिस इज आउटपुट फॉर अस। और आउटपुट को मैं बाद में ड्रॉ करके बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे की आउटपुट आती है, बिकॉज रिजल्ट्स आर बिट डिफरेंट। उसके बाद हम अपने दोनों जंक्शंस को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट फ्लो करेगा बी से होता हुआ ई, और यूँ सर्किट में कंप्लीट होगा। जब करंट बेस से एमिटर की तरफ जाएगा तो बेस और एमिटर की तरफ जाते वक्त यहाँ से उसे रास्ते में कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर होगी, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक हम रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं RIE। नाउ व्हाट विल हैपन, होगा ये कि आपके पास पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। जब करंट यहाँ से पास करेगा, बेस करंट जब यहाँ से पास करेगा IB, द बेस करंट जब वो यहाँ से गुज़र रहा होगा तो गुज़रते वक्त उसको यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा, रेजिस्टेंस है वहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V is equals to IR, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट V कौन सा, द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड द एमिटर इज इक्वल टू करंट I कौन सा है, IB है ऑब्वियसली। तो आप इसको प्रॉपर मेंशन करें तो उसको मैं यूँ लिख देता हूँ, वोल्टेज कौन सा है, वोल्टेज V इक्वल होगा V इज इक्वल टू BE। करंट यहाँ पर कौन सा है, करंट ऑब्वियसली यहाँ पर IB। और रेजिस्टेंस कौन सी है, द रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड द एमिटर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, RIE। अगर ये तीनों वैल्यूज ऊपर पुट करें तो ये ओम्स लॉ की इक्वेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी, VBE इज इक्वल टू IB इंटू RIE। नेक्स्ट हमने अगर इसमें से वैल्यू निकालें बेस करंट की, क्योंकि आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेस करंट किसके इक्वल होगा, बेस करंट IB इज इक्वल टू ऑब्वियसली RIE इधर डिवाइड VBE ओवर RIE। नेक्स्ट हमने गेन का फॉर्मूला पढ़ा था ट्रांजिस्टर के केस में। ट्रांजिस्टर के केस में हमने गेन पढ़ी थी, गेन इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। गेन को हमने सिंबल नाम दिया था बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। IC कौन सा है, कलेक्टर करंट जो यहाँ से पास करता है, यहाँ से होता हुआ कलेक्टर में से गुजरेगा, ये करंट कौन सा है, दिस इज IC। तो अगर हमने इसके आउटपुट बीटा हमने फाइंड करना हो एज गेन इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, और बीटा इज इक्वल टू IC, और B की जगह हम वैल्यू पुट कर दें तो B की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी VBE ओवर RIE। इस RIE को ऊपर शिफ्ट कर दें, सो बीटा इज इक्वल्स टू IC RIE over VBE। This is the equation for beta। ये इनपुट वोल्टेज VBE की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, उसको हम बाद में डील करेंगे। ये हो गया हमारा पहला जंक्शन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लूप। सेकंड लूप में हमारा
जो इनपुट वहाँ पर जो करंट सप्लाई कर रहा है वो कौन है, वो VCC, और करंट कौन सा सप्लाई कर रहा है, RC। पहला पोटेंशियल का ड्रॉप होगा RC पर, दूसरा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा व्हेन करंट विल पास थ्रू C टू E। जब वो C से E की तरफ पास करेगा एक दफ़ा फिर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितनी मरतबा हो रहा है, 2 मरतबा हो रहा है। सो एक अगर आप इसके ऊपर यूज़ जब आप करेंगे तो आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ये जो आपने सेकंड रूल पढ़ते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से बेशक स्टार्ट कर लें, तो यहाँ पर ये बैटरी स्मॉलर टर्मिनल से एंट्रेंस है, बड़े टर्मिनल का एग्जिट है, तो आप जारी बात है उसमें प्लस करके लिखेंगे। किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक बैटरी के साथ साइन VCC प्लस का यूज़ होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करता है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है मैं उसे नाम दे रहा हूँ, लेट्स से इट इज़ VC, द पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस RC। उसके बाद यहाँ से करंट आगे पास करके C से E में पास किया और उसको हम नाम दे देते हैं VCE, द पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट V बाय पासिंग फ्रॉम C टू E। जब करंट C से E की तरफ पास करेगा तब जो पोटेंशियल का ड्रॉप है VCE, और उसके बाद होता हुआ यहाँ पे करंट वापस लूप क्लोज, एंड सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से अगर आप VCC के लिए इक्वेशन लिखें, सो VCC इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज को उधर ले जाकर प्लस कर दें, VC प्लस VCE। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, हमने यहाँ से VCE, बिकॉज कलेक्टर और एमिटर इनमें जितना ड्रॉप होगा दैट इज इन फैक्ट द आउटपुट। तो हमने यहाँ पर VCE आउटपुट के तौर पर फाइंड करना है, तो VCE किसके इक्वल होगा, VC को ला के इधर सब्ट्रैक्ट करा दें। ऑब्वियसली अगर आप इसको सिर्फ उधर मूव करवा दें तब भी बात वही रहती है, VCC माइनस VC इज इक्वल टू VCE। VC की वैल्यू IC RC, VC इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, करंट कौन सा है IC, रेजिस्टेंस कौन सी है RC, एज VC किसकी इक्वल है, VC इज इक्वल टू IC RC। इसको यहाँ पर पुट कर दें तो VCE किसकी इक्वल होगा, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। Now, this VCE is output voltage, ये आउटपुट के साथ लगी हुई। This VB is in fact input voltage। ये इक्वेशंस आपने प्रिपेयर कर ली, you have just turned on the amplifier। अब एम्पलीफायर को टर्न ऑन करने के बाद आप टर्न ऑन जब इसको कर देंगे उसके बाद आपने इनपुट के ऊपर एक छोटा सा सिग्नल देना है। मतलब एक तो ये बैटरी लगी है, अपार्ट देन दैट आपने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप बोले थोड़ा सा, आपने से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया, वही सिग्नल इस सर्किट में से गुजरने के बाद एम्पलीफाई होना है। तो इनपुट के अंदर जब आप छोटा सा चेंज लेकर आएंगे ऑब्वियसली आउटपुट के अंदर भी एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। तो जब दोनों के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सिग्नल एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं इसको मज़ीद बेहतर करते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं VCE को सीधा सीधा पुट कर रहा हूँ, VCE इज इक्वल टू आउटपुट इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का, और ये बड़ी अब इंपॉर्टेंट हो गई है, इसमें कुछ वैल्यूज रिप्लेस होने लगी हैं। VCE इक्वल हम लिख रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पर हमें IC पुट करना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर दूँ तो ये IC के लिए इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी, IC इज इक्वल टू VBE इंटू बीटा ओवर RIE। VBE ये इनपुट के ऊपर अटैच्ड है, आप इसको इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो IC किसकी इक्वल हो जाएगा, IC इज इक्वल टू VBE की जगह मैं पुट कर रहा हूँ V इनपुट इंटू बीटा ओवर RIE। सारी की सारी वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। कौन कौन सी, नंबर 1 VCE की जगह V0, नेक्स्ट
दूसरी इक्वेशन आपने आई सी की वैल्यू पुट करनी है एंड आई सी इज इक्वल टू वी इनपुट बीटा ओवर आर आई ई, वी इनपुट बीटा ओवर आर आई ई, दोनों वैल्यूज को पुट करें, वी सी सी माइनस आई सी की जगह पुट हो जाएगा वी इनपुट इंटू बीटा ओवर आर आई ई, साथ रेजिस्टेंस आर सी एज इट इज इक्वल टू वी आउटपुट। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लें एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको मैं यहीं पर थोड़ा सा प्रॉपर करके लिख लेता हूँ। वी नॉट स्टार्ट पे, वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस बीटा आर सी वी इनपुट ओवर आर आई ई। ज़रा भी चेंज नहीं किया मैंने इक्वेशन को, सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा क्या है, सिर्फ उसकी तरतीब चेंज किया। मैं इनपुट को बाद में लिख लिया, बीटा आर सी को पहले लिख लिया, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को स्विच कर रखा है, और कुछ भी नहीं किया। नाउ दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। अब हम इनपुट प्रोवाइड करने लगे। ये वो इनपुट का सिग्नल है मैं जो थोड़ा सा ऐड करूँगा। जब हम थोड़ा सा सिग्नल ऐड करेंगे व्हाट विल हैपन, आपने पहले से इस सेटअप को करंट प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर करंट चल रहा है आई बी, इस लूप में करंट चल रहा है आई सी, दो करंट्स हो गए। आप जैसे ही बोलेंगे माइक के अंदर, माइक्रोफोन में बोलने पर माइक्रोफोन क्या करेगा, आपके साउंड सिग्नल को करंट कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, उस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने पास एक छोटा सा वोल्टेज रखता है, ऑब्वियसली तभी वो फ्लो करेगा करंट। वो तो करंट तो है ही है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। जब इनपुट के अंदर चेंज आ गया, जाहिर बात है जब आप यहाँ पर सिग्नल ऐड करेंगे तो इनपुट में कुछ ना कुछ एडिशन हो गई, इनपुट चेंज हो गया, आउटपुट क्या वैसे रहेगा? नो, इनपुट में चेंज आएगा तो देयर विल बी अ चेंज इन आउटपुट। सो व्हेन अ वेरी स्मॉल सिग्नल इज एडेड, या आप जब इस इनपुट सिग्नल को वी इनपुट को ऐड करेंगे, डेल्टा चेंज इन इनपुट, थोड़ा सा इंक्रीज, वो थोड़ा सा इंक्रीज कहाँ से आ रहा है? ये बैटरी है वो उतना ही वोल्टेज दे रही है अभी भी, लेकिन हमने वो सिग्नल एंटर कर दिया है जिसको एम्पलीफाई करना है, तो वो कितना है? डेल्टा वी इनपुट। तो अगर वो मैं पुट करूं तो अब इक्वेशन यूं होगी कि आपका इनपुट ये चेंज होके हो चुका होगा वी इनपुट प्लस डेल्टा वी इनपुट, और वी आउटपुट चेंज होके अब हो चुका होगा वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट। ठीक है, दोनों के अंदर चेंज आ जाएगा। वी इनपुट के अंदर थोड़ी सी एडिशन होगी तो अब वो वी इनपुट प्लस वी इनपुट डेल्टा वी इनपुट, वी नॉट वही रहेगा, साथ थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आ जाएगा। दोनों को यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में। सो वी नॉट, ये इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ लिखी रहेगी, वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस बीटा आर सी वी इनपुट। वी इनपुट की जगह पुट होगा वी इनपुट प्लस डेल्टा वी इनपुट डिवाइडेड बाय आर आई ई, वैल्यूज रिप्लेस्ड। इनपुट के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आया, आउटपुट के अंदर भी चेंज आया। इनपुट के अंदर चेंज लिखा, उसी हिसाब से आउटपुट का भी चेंज लिख दिया। मजीद बेहतर करें इस इक्वेशन को, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये यूं हो जाएगा बीटा आर सी वी इनपुट ओवर आर आई ई, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर यही फैक्टर आप इससे मल्टीप्लाई कर दें। आप अपनी आसानी के लिए स्टेप को फिर यूं लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आप आर आई ई यूं लिखें, ये पूरा फैक्टर पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, बिकॉज यहाँ पर माइनस है, बीटा आर सी डेल्टा वी इनपुट ओवर
RIE। नाउ लुक क्लोजली, वेरी केयरफुली। यहाँ पर फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, वहाँ पर 1 का नाम दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, V नॉट किसकी इक्वल है, VCC माइनस बीटा RC V इनपुट ओवर RIE, VCC बीटा RC V इनपुट ओवर RIE, ये तो V नॉट की इक्वल है। सो V नॉट इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट VCC माइनस बीटा RC V इनपुट ओवर RIE। ये सारे का सारा किसकी इक्वल है, V नॉट के। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ V नॉट को, यस। और उसके बाद बाकी रह जाएगा माइनस बीटा RC डेल्टा V इनपुट ओवर RIE। V नॉट प्लस हो रहा है, V नॉट इधर आकर माइनस, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू V नॉट माइनस V नॉट, ये V नॉट इधर आकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस बीटा RC डेल्टा V इनपुट ओवर RIE। V नॉट माइनस V नॉट 0, डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा RC डेल्टा V इनपुट ओवर RIE। हमने फाइंड क्या करनी है, गेन किसकी इक्वल होती है, एफिशिएंसी, आउटपुट ओवर इनपुट। ये क्या चीज़ है, चेंज इन आउटपुट, ये क्या चीज़ है, चेंज इन इनपुट। दोनों की रेशियो ले लें, इसको ले जाकर उधर डिवाइड कर दें। सो इसको नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाकर डिवाइड करें, तो चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE। ये आउटपुट ओवर इनपुट की रेशियो किसकी इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू गेन। सो G इज इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE। तो ये गेन है जो हमें हासिल होती है, दैट वी ऑब्टेन बाय यूजिंग एन एम्पलीफायर। बुक पे प्रूफ इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, आपके लिए मैंने पूरी डिटेल के साथ उसको सॉल्व कर दिया। स्टेप्स पूरे करें ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। और दूसरी चीज़ ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा, जो एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, वो एम्पलीफाइड सिग्नल आपको इन्वर्टेड मिलेगा। मतलब आपने इनपुट में पहले क्रस्ट है, बाद में ट्रफ है, लेकिन जब आपको यहाँ पर एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा तो वो आपको यूँ उल्टा एम्पलीफाइड मिलेगा कि ये सिचुएशन होगी, पहले ट्रफ होगा बाद में क्रस्ट होगा। ठीक, तो ये नेगेटिव साइन इसको शो कर रहा है। देयर इज अ स्विच ऑफ 180 डिग्री, फेज डिफरेंस जो यहाँ पर क्रिएट होगा वो कितना क्रिएट होगा, 180 डिग्रीज। और इसकी जो गेन होती है इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स। एक एम्पलीफायर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी गेन किसकी इक्वल होती है, इन द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स। तो एक दफ़ा फिर देख लें, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के अंदर आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने स्टार्ट इनपुट साइड, इनपुट लूप जो कि बेस एमिटर जंक्शन है। बेस एमिटर जंक्शन के अंदर आपने ओम्स लॉ से वैल्यूज पुट की, V की जगह BE, बेस एमिटर वोल्टेज जो ड्रॉप है, करंट जारी बात है बेस की तरफ फ्लो कर रहा है तो बेस करंट उसको नाम देंगे। रेजिस्टेंस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, RIE, द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द एमिटर। वैल्यूज पुट करें तो V की जगह VBE, करंट की जगह IB, रेजिस्टेंस की जगह RIE। IB फाइंड करें तो IB किसकी इक्वल आ जाएगा, IB इज इक्वल टू VBE ओवर RIE। सिंपली ये RIE इधर लाकर आपने डिवाइड किया। नेक्स्ट हमने यूज़ किया गेन का फॉर्मूला। गेन किसके इक्वल है, गेन इज इक्वल टू IC ओवर IB, कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। सो गेन के लिए सिंबल क्या यूज़ होता है, बीटा। IC उसी तरह, IB की जगह VBE ओवर RIE, उसको सिर्फ जस्ट रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं है। रीअरेंज करें बीटा के लिए, ये RIE थर्ड डिनोमिनेटर से कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर। उसके बाद
आप यहाँ से फाइंड करें आई सी, ये वी बी इधर आकर बीटा से मल्टीप्लाई, आर आई इधर लाकर डिवाइड, इनको डिवाइड करें तो आई सी इज इक्वल टू वी बी ई ओवर आर आई ई। और चूंकि वी बी ई इनपुट वोल्टेज है तो इसलिए वी बी ई को किससे रिप्लेस कर दिया, वी इनपुट। आप वी बी ई को बेशक यहाँ पर ही लिख दें वी इनपुट, वी सी सी को आप बेशक यहीं पर सॉरी वी सी ई द पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट सी एंड ई वो आउटपुट के इक्वल है, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। बहरहाल आई सी आपने किसकी को निकाल लिया, वी इनपुट बीटा ओवर आर आई ई। नेक्स्ट दूसरी लूप की तरफ चलें तो दूसरी लूप के अंदर हमने स्टार्ट लिया यहाँ से और इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई किया। आप बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है लूप के अंदर तो इसके साथ पॉजिटिव साइन, यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप तो वी सी से ई की तरफ कलेक्टर से एमिटर की तरफ जाते वक्त एक दफ़ा फिर पोटेंशियल का ड्रॉप और उसको हमने पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट सी ई लिखा। तो इक्वेशन रीअरेंज करें तो इक्वेशन रीअरेंज करने पर बनती है वी सी सी इज इक्वल टू वी सी प्लस सी ई। ये दोनों उधर ले जाकर हमने प्लस कर दिए, वी सी ई फाइंड करना था ऑब्वियसली हमने। आप ये स्टेप ना भी करें उसके बाद डायरेक्ट ये लिख दें वी सी सी माइनस वी सी, इसको इधर ले जाकर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट वी सी की जगह हमने पुट कर दिया आई सी आर सी, और ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। अब आपने आई सी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, वी इनपुट बीटा ओवर आर आई ई, वी इनपुट बीटा ओवर आर आई, वी सी ई कलेक्टर से एमिटर का जो डिफरेंस है उसको हमने क्या पुट कर दिया, आउटपुट पुट करने के बाद वी सी सी एज इट इज़, आई सी की जगह वी इनपुट बीटा ओवर आई आर ई, आर सी उसी तरह, वी सी ई को हमने वी नॉट से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद सिर्फ इक्वेशन को स्टेप में रीअरेंज किया और फिर आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अब आप वो छोटा सा सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट के ऊपर जिसको एम्पलीफाई करना है। तो जब आप वो सिग्नल आपने प्रोवाइड किया तो इनपुट इंक्रीज़ होके कितना हो गया, वी इनपुट प्लस डेल्टा चेंज इन इनपुट, वी नॉट ऑब्वियसली इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट पे तो फ़र्क आएगा, और आउटपुट चेंज होकर आपने कितनी पुट कर दी, वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट। उसके बाद नेक्स्ट ये कि वी नॉट की जगह वी आपने रिप्लेस कर दिया वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट, ये इक्वेशन है। और इनपुट की जगह आपने रिप्लेस किससे कर दिया, वी इनपुट को वी इनपुट प्लस डेल्टा वी इनपुट। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, दो अलग फैक्टर्स। ये जो पहले वाला फैक्टर है दिस इज इक्वल टू वी नॉट, वैल्यूज़ वहाँ से रिप्लेस की, वी नॉट से कैंसिल, इधर प्लस हो रहा है, इधर लाकर हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। और उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करके गेन हमने फाइंड कर ली, गेन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, और इसकी जो गेन है वो इन द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि फेज डिफरेंस कितना आता है, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्रीज कि पहले क्रस्ट आ रहा था अब उसकी जगह क्या आएगा, ट्रफ आएगा। तो इस टॉपिक को बेस बनाकर चलिएगा आगे। फिर टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर भी ऐसा ही है, ट्रांजिस्टर ही यूज़ होते हैं और एक नहीं एक से ज़्यादा। तो इसका मतलब अगले नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं 3 से 4 उन सब के अंदर एम्पलीफायर को आप यूज़ कर रहे होंगे। तो ये अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगले टॉपिक्स आपसे होंगे। सो अल्लाह हाफिज़।